हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज है 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को मनाया जाता है एकता दिवस। तो राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम लोग 31 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। शुरुआत करते हैं हम लोग रिवीजन से। कल के करंट अफेयर का पहले रिवीजन करेंगे, फिर बढ़ेंगे आज की करंट अफेयर की तरफ। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था पीएम मोदी जी ने नई दिल्ली में भारतीय मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का अभी उद्घाटन किया हुआ है। आज इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा करेंगे। इस भारतीय मोबाइल कांग्रेस में क्या चीजें नई निकल करके आई हैं। आयोजन में भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन दोस्तों मनोज सिन्हा जी ने किया। जम्मू कश्मीर के ये उपराज्यपाल हैं और अभी हाल ही में टाटा ग्रुप ने भारत में आईफोन का उत्पादन शुरू करने के लिए घोषणा की है। इसके अलावा सौर पैनलों को स्टार सक्षम करने में 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में प्रतिवर्ष कमी बताई गई है, 30 मिलियन टन का हो जाएगा। इसके अलावा एडमिरल आर हरिकुमार जो कि नौसेना के अध्यक्ष हैं, इन्होंने पहला नौसैनिक बौद्धिक बीकन अवार्ड प्रदान किया है कमांडर एम अरुण चक्रवर्ती को। और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने एक जीवनी लॉन्च की है, वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री। ये जीवनी है डॉक्टर कन्नू भाई टेलर जी की। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए मातृत्व बीमा योजना शुरू की है। 16वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा किया गया। और अभी हाल ही में दिल्ली के द्वारा जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का अनावरण किया गया है गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाने के लिए। इसके अलावा गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी बैजनाथ अग्रवाल जी का निधन हो गया है और गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार मिल चुका है। ये सब हम लोगों ने कल पढ़ा था टॉप 10 करंट अफेयर में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के कुछ और प्रश्नों की, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इसकी पीडीएफ भी आपको दी जाती है और क्विज भी आपको दी जाती है बिल्कुल फ्री में। आप फ्री वीडियो और फ्री क्विज सेक्शन में जाकर के इसका लाभ उठा सकते हैं एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड स्ट्रोक डे दोस्तों ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 29 अक्टूबर को। तो इस बार भी 29 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड स्ट्रोक डे। स्ट्रोक डे क्या होता है? स्ट्रोक पढ़ना। अब स्ट्रोक डे दोस्तों दो टाइप से बनाया जा सकता है। एक तो हार्ट का स्ट्रोक होता है, एक होता है ब्रेन का स्ट्रोक। ठीक है, तो दोनों ही प्रकार के स्ट्रोक यानी किसी भी प्रकार का जो आघात होता है, स्ट्रोक होता है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों एक रिसर्च के अनुसार, एक डेटा के अनुसार ये बताया गया है डब्ल्यूएचओ के, हर साल दुनिया भर में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग स्ट्रोक के शिकार होते हैं और उन 1.5 करोड़ में तो 50 लाख ऐसे होते हैं जिनकी स्ट्रोक की वजह से मृत्यु हुई हो जाती है। तो यानी कि ये एक घातक समझ लो कि सिम्टम्स हैं। ठीक है, बीमारी तो एक प्रकार से नहीं कहेंगे हम लोग, लेकिन इसका रोकथाम और उपचार किया जा सकता है। कैसे किया जाता है? अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके, हेल्थ सिस्टम को चेंज करके, थोड़ा स्वस्थ रह के, नशा वगैरह को छोड़ करके, और ये जो सब चटपटे खाते हो ना चाइनीज, ये सभी चीजें छोड़ करके, तो इसमें काफी ज्यादा सुधार देखने को मिल सकता है। थीम इस बार की रखी गई है टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक। टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक। 2004 में ये दिवस की शुरुआत हुई थी। अब अक्टूबर महीने के जो भी महत्वपूर्ण दिवस आए हैं उनका हम लोग रिवीजन कर लेंगे। तो दोस्तों अक्टूबर महीने में 1 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। इसके अलावा 2 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी जी की ये जयंती पर मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को ही विश्व आवास दिवस, हैबिटेट दिवस इस बार मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। इसके अलावा 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया रोग दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। अभी ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम में पूछा गया है। जो लोग 29 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में दिए होंगे एग्जाम, उनमें ये क्वेश्चन था। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यही सिंपल था, ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए
इसके अलावा 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 17 अक्टूबर को विश्व आघात दिवस, 20 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, 5 साल में एक बार मनाया जाता है। 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, 24 अक्टूबर को ही विश्व पोलियो दिवस, 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य विरासत दिवस और 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस। ठीक है ना। आप लोग कहते हो ना ये चीजें मैं बार बार रोज रोज क्यों बताता हूँ तीसरे चौथे दिन, हर तीसरे चौथे दिन में इसका रिवीजन कराया जाता है पूरा का पूरा। तो देख लो, साफ साफ ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसी लाइन से ही पूछा गया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। यहाँ तो मैं थीम भी लिख दिया करता हूँ, अगर थीम पूछा जाए तो थीम भी पूछ लिया जाता, तो वो ही आप बता देते। लेकिन देखो ये क्वेश्चन अभी पूछ लिया गया था, ठीक है ना। और भी ये 29 तारीख यानी कि अभी आज 31 है, परसों ही एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो इसीलिए आपको ये जो चीजें दी जाती है, जो कंटेंट दिया जाता है, उसको ध्यान से पढ़ा करो। ये नहीं कि भाई अब डेट पढ़ रहे हैं तो हम आगे स्किप कर दें। इसको हर बार हर दिन आप लोग सुनते रहो, जिससे दिमाग में आपके वो आता रहेगा। मैंने कहा ना कि रटना नहीं है आपको, बस रोजाना के रोजाना देखना है। बस देखते चलोगे, अपने आप दिमाग में वो रट जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है, बैठ कर रटोगे तो भूल जाओगे। हाल ही में एसबीआई ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की सबसे बड़ी बैंक है ये, ध्यान रहे। भारत सरकार की सबसे बड़ी बैंक है, अगर सरकारी बैंकों की बात की जाए तो सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई, ठीक है ना। ये कौन सी बैंक? जो कॉमर्शियल बैंक है उसकी बात कर रहे हैं, आरबीआई को मत जोड़ने लगना, आरबीआई कॉमर्शियल नहीं है। वो जो है वो सेंट्रल बैंक है, वो पैसा मुद्रा छापती है, उसमें हम लोग अकाउंट नहीं खुलवा सकते, ठीक है, वो बैंकों का बैंक है। तो एसबीआई जो है, जो कि भारत सरकार की सबसे बड़ी बैंक है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एम एस धोनी को। एम एस धोनी तो आप जानते हो, उनके बारे में बताने की जरूरत है नहीं। इनको एसबीआई ने अपना जो आने वाला जो भी कैंपेन है उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आने वाले जितने भी कैंपेन होंगे, कॉमर्शियल ऐड होंगे, उसका ये एडवर्टाइजमेंट करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में फटाफट जानते चलें। 1 जुलाई 1955 को इसको एसबीआई के रूप में स्थापित किया गया था। इससे पहले ये इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। इंपीरियल बैंक जो था ये 1921 में स्थापित हुआ था, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ कलकत्ता का मर्जर करके। फिर 1921 को ही यही 1955 में एसबीआई में बदला गया। मुंबई में हेडक्वार्टर है, दिनेश खारा जी इसके अध्यक्ष हैं। अभी हाल ही में इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब महेंद्र सिंह धोनी की और ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं। पिछले दिनों में बहुत सारे कंपनियों ने अपने अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाए, जिनमें एम एस धोनी को ही कई कंपनियों ने ब्रांड एम्बेसडर बनाए। जैसे जैसे अभी लेज ने बनाया था, जियो मार्ट ने बनाया है, स्वराज ट्रैक्टर्स ने बनाया और एसबीआई ने। तो 4 तो अकेले महेंद्र सिंह धोनी हो गए ब्रांड एम्बेसडर। मोहम्मद समी अहमद को प्यूमा इंडिया ने बनाया था। प्यूमा इंडिया ने विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, इन लोग को भी बनाया हुआ है, ठीक है। और लॉरियस ने नीरज चोपड़ा को बनाया। हिसेंस ने रविंद्र जडेजा को, मोबिल ने ऋतिक रोशन को, एक्स्ट्रा तेज एलपीजी ब्रांड ने सेफ संजीव कपूर को बनाया है। इन्फोसिस ने राफेल नडाल और ईगा स्वितक को बनाया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बीपीसीएल राहुल द्रविड़ को बनाया है, और ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईसीसी विश्व कप चल रहा है, आईसीसी विश्व कप ने शुरुआत में शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, फिर उसके बाद सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल एम्बेसडर बना दिया, और त्रिपुरा टूरिज्म जो है इसने अभी हाल ही में सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। क्लियर है, याद रहेगा ये सब चीजें। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार भारत के किस राज्य में कैंसर की दर सबसे अधिक बताई गई है? तो एक अभी अध्ययन आया है, एक स्टडी रिपोर्ट पब्लिश हुई है, और उसमें पता लगा है कि भारत में जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से मिजोरम एक ऐसा राज्य है, मिजोरम एक ऐसा राज्य है जहां पर कैंसर की दर सबसे अधिक है। मतलब अगर प्रति व्यक्ति देखा जाए कि कैंसर कितने लोगों में हो रहा है, कितने लोगों में कैंसर पाया जा रहा है, तो उसमें यहाँ पर सबसे ज्यादा है। कुछ दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट बताई थी कि सबसे ज्यादा कैंसर के मामले और सबसे ज्यादा कैंसर से मरने वाले के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। तो क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, लगभग 28 से 30 करोड़ के आसपास पे पॉपुलेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर संख्या तो ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर दर पूछा जा रहा है कि रेट अगर देखा जाए कि जैसे मान लो कि 100 लोग हैं, 100 लोगों में से प्रत्येक 100 लोगों में कितने लोग को हो रहा है, इस मामले में मिजोरम टॉप पर है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हाईएस्ट कैंसर रेट है, बहुत ज्यादा लोग कैंसर से पीड़ित पाए जा रहे हैं। और ये देखो, ये द हिंदू का आर्टिकल है आपके सामने, मिजोरम हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ कैंसर इन इंडिया।
कौन कौन से टाइप के कैंसर यहाँ पर पाए जा रहे हैं? तो इस स्टडी में ये बताया गया है, जो अभी रिपोर्ट पब्लिश हुई है, कि अगर पुरुषों में देखा जाए, बात की जाए, तो इसमें पेट का कैंसर सबसे ज्यादा मामले इसके पाए जा रहे हैं। महिलाओं में फेफड़े के कैंसर के मामले सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। और भी टाइप के कैंसर से पीड़ित हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड कर सकता है, हो सकता है वहां पर वहाँ की जो जलवायु है या फिर वहाँ का जो कल्चर है, जो खान पान है, उसमें कुछ ऐसा मटेरियल या ऐसा चीजें जो अपशिष्ट पदार्थ पाया जा रहा हो इस टाइम पर, जो दूषित कर रहा हो और लोगों को कैंसर की बीमारी से पीड़ित कर रहा हो। ये हो सकता है कि समय के साथ साथ उन लोगों ने कुछ ऐसा चीजें अपने कल्चर में ढाल दिया, ऐसी चीजें खान पान करने लगे, जिस वजह से वहां पर कैंसर के रेट सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसके बहुत सारे चीजें हो सकते हैं कारण, वो और डीप स्टडी पर पता चलेगा। फिलहाल जो अभी रिपोर्ट आई है उसका नाम है मिजोरम, भारत में कैंसर जागरूकता, निदान और उपचार की जरूरतें, 18 साल के रुझान, 2003 से 2020 के साक्ष्य, ये पेपर का नाम है। और इस पेपर को पब्लिश किया गया द लेसेंट रीजनल हेल्थ दक्षिण पूर्व एशिया नाम के पत्रिका में। क्लियर है? चलिए, कैंसर आया है तो कैंसर से रिलेटेड कुछ जो डेट है इंपॉर्टेंट, उनको याद रखिए। जैसे विश्व कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को प्रत्येक वर्ष। ऐसे ही हम लोग भारत में मनाते हैं राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को। अभी आने वाला है 7 नवंबर, ठीक है ना, नवंबर का ही महीना शुरू होने वाला है, तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाएगा। इसके अलावा अभी जो अक्टूबर महीना जो चल रहा है ना, जो जिसका आज आखिरी दिन है, ये स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो, राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है सितंबर महीने को, स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में अक्टूबर महीने को मनाया जाता है। आगे मिजोरम आया है, मिजोरम के बारे में जान लेते हैं। मिजोरम अगर आप देखोगे मैप में तो आपको यहां पर मिल जाएगा मिजोरम, ये रहा मिजोरम, ठीक है। मिजोरम अपना बॉर्डर किससे किससे लगा रहा है? ऊपर ये लगा रहा है किससे? मणिपुर से। इधर ये लगा रहा है किससे? असम से। इधर ये त्रिपुरा से लगा रहा है। इधर ये बांग्लादेश से लगाता है और इधर ये म्यांमार से अपना बॉर्डर लगाता है। तो मिजोरम भी बांग्लादेश से लगाता है बॉर्डर, ये ध्यान रखना। बहुत सारे लोग ना बांग्लादेश को समझते हैं बस यहीं से ऐसे कट गया है, नहीं, बांग्लादेश ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है बांग्लादेश, ठीक है। तो याद रखना, बांग्लादेश से भी मिजोरम बॉर्डर लगाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा भी जाएगा आगे। जोरमथंगा ये यहाँ के करंट टाइम पर दोस्तों सीएम है, मुख्यमंत्री हैं मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से। कम्भमपति हरिबाबू यहाँ के गवर्नर हैं। आइजोल इसकी राजधानी है। पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियां आप लोग रट डालिए और उसको तो याद ही होना चाहिए आपको। यहाँ पर अगर बात करें जिलों की संख्या तो 11 है, विधानसभा में 40 सीटें, लोकसभा में 1 और राज्यसभा में भी 1 सीट यहाँ से जाती है। अगर यहाँ पर हम लोग झीलों की बात करें तो पलक टीपू है, तामदील है, रेंगदील झील है। नेशनल पार्क में फोंगपुई नेशनल पार्क है और मुरलेन नेशनल पार्क है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के द्वारा किस राज्य में 25T बोलार्ड पुलटग महाबली का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों भारतीय नौसेना ने अभी गुजरात में 25T बोलार्ड पुलटग महाबली का निर्माण किया और उसका उद्घाटन किया है। ये क्या है? ये पुलटग है। पुलटग क्या करता है? जैसे मान लो कोई नौका है, कोई जहाज है, वो फंस गए, या मान लो कोई जहाज पानी में है उसमें आग लग गई, तो ऐसे टाइम पर, ऐसे समय में ये पुलटग जो है ये भेजा जाता है। और पुलटग जो है वो उसको वहां से राहत बचाव भी का भी काम करता है, अग्निशमन का। जैसे कि अपने यहाँ ये जो होती है ना, जो कहते हैं ना कि दमकल टाइप का, रीजनल लैंग्वेज में, जो जब आग वाग लगती है तो फायर ब्रिगेड वाले पहुंचते हैं, तो वैसे ही पानी में जब पानी की जहाजों में आग वगैरह लगती है तो ये पहुंचते हैं पुलटग। ये क्या करते हैं? पुल करके उसको बाहर भी ले आने में काम करते हैं, यात्रियों को बचाने में काम करते हैं, आपदा अगर कोई आ जाते हैं तो उसमें सहायता भी प्रदान करते हैं। तो ये खोज और बचाव का भी काम करते हैं, कभी कभी जहाजें जो डूब जाती है उसमें भी ये काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये यही सब इनका काम होता है। और ये जो अभी लॉन्च किया गया है ये ना, इसका नाम रखा गया है महाबली। क्या नाम रखा गया है? महाबली। तो ये महाबली पुलटग है, इसे अभी भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया हुआ है। भारतीय नौसेना के बारे में हम लोग रेगुलर बात कर रहे हैं आजकल। तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और एडमिरल आर हरि कुमार जो हैं ये भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में भारत कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 इसका 7वां संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? काजिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हो चुका है। काजिंद को आप देखो, कजाकिस्तान और इंडिया, ये एक्सरसाइज होता है कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में। तो याद रखिएगा, इसी नाम से ही याद होना चाहिए आपको। 2023, 23 का मतलब 2023 में हो रहा है। संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच में, प्रत्येक वर्ष होता है। इस बार का ये 7वां संस्करण है और इस बार ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है? ये इस बार कजाकिस्तान में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, बारी बारी एक अपने अपने देश में सब लोग आयोजन करते हैं, तो इस बार जो है कजाकिस्तान की बारी है, तो कजाकिस्तान में यह आयोजन किया जा रहा है। कजाकिस्तान में कहां पर? कजाकिस्तान के ओटार में किया जा रहा है। तो 30 अक्टूबर से शुरू हुआ है, 11 नवंबर तक ये चलेगा संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद। इसमें भारतीय टुकड़ी के 90 जवान शामिल हो रहे हैं, डोगरा रेजिमेंट के। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। जो भी ये बीच की डिटेल है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखा करो, आजकल के एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो देखो कौन शामिल हो रहा है, कौन सी बटालियन? डोगरा रेजिमेंट की बटालियन इसमें शामिल हो रही है। क्लियर? पिछले दिनों में कुछ अभ्यास हुए थे, सैन्य अभ्यास, उनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अभी हरिमो शक्ति हुआ था भारत मलेशिया के बीच में, उमरेई मेघालय में। ये पूछा जाएगा आपसे क्योंकि भारत में हो रहा है, उमरेई मेघालय में, इंपॉर्टेंट है। त्रिपक्षीय संयुक्त हवाई अभ्यास अभी दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने किया कोरियाई प्रायद्वीप पर। मेलन 2024 ये भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया जाएगा और 2024 में आयोजित होगा विशाखापत्तनम में। एक्स संप्रीत भारत और बांग्लादेश ने किया, उमरेई मेघालय में ये भी हुआ। देखो, उमरेई मेघालय ये भी है, उमरेई मेघालय ये भी है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है, इस बार अलास्का में किया गया, यूएसए में। पिछली बार उत्तराखंड में हुआ था। आसियान सैन्य अभ्यास ये आसियान देशों के बीच में हुआ, इंडोनेशिया में। और त्रिशूल ये भारतीय वायुसेना ने किया। देखो अभी ये भी पूछा गया था, लो देखो, यही सब क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन है। आप लोग ना मतलब हल्ला मचाए हो कि कहां से पूछ लिया गया, कहां से पूछ लिया गया। देख रहे हो, सारा क्वेश्चन तो पूछा गया जी। त्रिशूल अभ्यास अभी नहीं पूछा गया था यूपी पेट में, ये भी पूछा गया था। और ये रिवीजन पेज ऐसा नहीं है मैंने आज सेट करके लाया हुआ है। जो लोग रेगुलर करंट अफेयर देखते हैं वो पता है उनको कि ये मैं पहली लाइन ही अपडेट करता हूँ, नीचे से एक लाइन हटाता हूँ, ऊपर से एक लाइन जोड़ता हूँ। जो नया आया रहता है वो यहाँ जुड़ता है, बाकी ऐसे अपडेट होता रहता है ये लिस्ट। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने आज ऐड किया है। त्रिशूल अभ्यास मैंने कई बार बताया भी हुआ है। ठीक है, जो लोग रेगुलर होंगे उनको याद भी होगा। और यही क्वेश्चन अभी पूछा गया था, ये शायद 28 तारीख के एग्जाम में पूछा गया था, त्रिशूल अभ्यास, है ना। तो आप लोग देखो, आप लोग बस चिल्लाते हो कि कहाँ से पूछा जा रहा है, कहाँ से पूछा जा रहा है। अगर ध्यान से पढ़ोगे सारी चीजें पूछेगा। और रही बात जीएस वाली ना, तो जीएस सफलता बैच उठा करके देख लेना, जीएस के भी जितने क्वेश्चन है सब उसमें बताए गए हैं। ठीक है, चलो। सिम्बेक्स जो है भारत सिंगापुर के बीच में आयोजित होता है। वरुण ये भारत फ्रांस के बीच में होता है। असिंडेक्स जो है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। एक काम करूंगा मैं, कोशिश करूंगा आज या कल में जितने भी जो चारों शिफ्ट में हुए हैं क्वेश्चन पेपर पेट में, उसका सारा क्वेश्चन जो जीएस का है, जीएस का और करंट अफेयर का, उसको निकलवाऊंगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स आ गए हैं और वो आना भी जरूरी है, वो सभी में आते हैं। ठीक है ना, वो नहीं आएगा अगर तो कंपटीशन इतना है, 20 लाख लोग दे रहे हैं एग्जाम अगर, तो फिर उनको छाटा कैसे जाएगा, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं आउट ऑफ बॉक्स आते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो करने योग्य हैं वो कर सकते थे आप। उसी के चक्कर में आप बहानेबाजी मत करो। ठीक है, चलो, कि बस 2-3 के चक्कर में पूरा का पूरा वही कर दो कि बर्बाद। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि पेपर बहुत अच्छा आया था या पेपर बहुत खराब आया, तो वो सब अलग बात है। कम से कम आप अपनी तरफ से तो 100% दो। आपका अपना 100% होना चाहिए। आपने अपना 100% दिया, दिल पे हाथ रख करके बोलो कि क्या आपको जो चीजें पढ़ाई गई थी वो चीजें आपको तैयार थी, ये पूछ करके तब आप जो है सवाल जवाब करो, जो भी करना है। परोपकार और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए यूएसआईएसपीएफ ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया? तो ये अवार्ड दोस्तों नीता अंबानी को दिया गया है। मुकेश अंबानी की पत्नी है, रिलायंस फाउंडेशन की ये चेयरपर्सन है। तो इनको ये अवार्ड मिला है, यूएसआईएसपीएफ का अवार्ड, इसका लीडरशिप का अवार्ड इनको मिला है। ये है नीता अंबानी। क्लियर है? अब ये जो यूएस एफ आई है, इसका मतलब ये होता है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। तो इसके द्वारा इनको लीडरशिप अवार्ड मिला हुआ है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में। क्लियर है ना? चलिए, पुरस्कार सम्मान में कुछ और पुरस्कार सम्मान देखते हैं। देखो, जीना महासा अमीनी, मैंने कई बार बताया ये पूछा जाएगा। यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार अब की बार नहीं पूछा गया है, आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। हो सकता है दिल्ली पुलिस इसको उठा ले किसी में, हो सकता है आने वाले जो भी एग्जाम्स लगे हुए हैं उसमें उठा लिया जाए, लेकिन ये उठेगा जरूर क्वेश्चन,
इसको याद रखना। जीना महासा अमीनी। डीवाई चंद्रचूड़ अल्मा मैटर हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व का पुरस्कार पाए हैं। माइकल डगलस सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाए हैं। शिव शंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान मिला है, ये भी पूछा जाएगा, ये भी बनेगा जरूर क्वेश्चन। सी एस लक्ष्मीबाई टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाई हैं। रुई किसियांग झांग, ये भी क्वेश्चन बनेगा, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार हर बार हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इस बार का मिला है रुई किसियांग झांग को, ये भी पूछा जाएगा। स्वाति नायक नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड पाई हैं, पूछा जा सकता है। अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है, ये नहीं पूछा जाएगा है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमसे पेड बैच में पढ़ना चाहते हो तो वो पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो, बिहार एसएससी का आया हुआ है। अच्छा हाँ, सीजीएल वाले जो लोग कह रहे हैं काफी इंतजार हो गया आप लोग का। 1 नवंबर से स्टार्ट होना था, लेकिन अभी पूरा सब कुछ शेड्यूल बन नहीं पाया है, अभी बाकी चीजें चल रही है, तो मैं उसको 5 नवंबर को शिफ्ट कर रहा हूँ। लेकिन एडमिशन्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे 1 नवंबर से, एडमिशन की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। 5 नवंबर से क्लासेस आपके शुरू होंगे, चलेंगे। ठीक है, और 5 से 10 तक लगातार इधर चलेगा, फिर दीपावली के बाद आगे की क्लासेस फिर से कंटिन्यू की जाएंगी, जो सीजीएल 2024 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए। ओके, और जीएस सफलता 3.0 की बात रहे तो वो थोड़ा सा अभी और खींचना पड़ेगा, डिले करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जीएस 2.0 ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। और हालांकि इसका इंतजार नहीं करेंगे कि पूरा कंप्लीट हो जाए तब 3 वाला लॉन्च करें, क्योंकि 3 वाले के लिए बहुत सारे लोग इंतजार में बैठे हुए हैं। 3 वाला जल्दी ही लॉन्च करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा शेड्यूल बन जाए जिससे इसका काफी पोर्शन कवर हो जाए, तो उसके बाद उसको शुरू करते हैं ना। थोड़ा सा और 3.0 वाले इंतजार कर लीजिए, और सीजीएल वालों का तो 5 से शुरू हो जाएगा। बाकी बिहार एसएससी है, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इस सब का आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी यूपीपी वाले भी ज्वाइन कर सकते हो। एमजीटी ऐप पर सारे बैचेस अवेलेबल हैं, आपको व्हाट्सएप करना है अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू आता है या कोई भी डिटेल जानकारी चाहिए तो। एमजीटी ऐप आपको यहाँ पर मिलेगा। एक बार मौका दे करके देखो, बैच ज्वाइन करके देखो, जो भी क्लासेस आ रहे हैं उसका डेमो लेकर के देखो, एक बार मौका दो, आपको पूरा का पूरा मैं यहाँ पर बेहतरीन रिजल्ट देने का प्रयास करूंगा अपनी तरफ से। चलिए, हाल ही में फिनकेयर एसएफबी का किस बैंक में विलय होने की घोषणा की गई? तो दोस्तों अभी हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, ये फिनकेयर एसएफबी का विलय इसके साथ हो गया है। ये दोनों ही स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, ये भी एसएफबी मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक, और ये भी है स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो एक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, दोनों ही स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं और दोनों का अभी विलय हो गया है। देश में इस टाइम पर दोनों बहुत चर्चित सबसे बड़ी स्मॉल फाइनेंस बैंक में से एक मानी जाती थी। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, पहले इसको समझ लो। देखो, एक होता है बैंक, ठीक है, एक होता है बैंक। बैंक का मतलब आम नागरिक के लिए जाते हो, आप पैसा जमा करते हो, पैसा निकालते हो, या लोन लेना होता है लोन लेते हो। एक होता है फाइनेंस बैंक। फाइनेंस बैंक क्या होता है कि जो आपका फाइनेंस करता है। फाइनेंस मतलब कि उधार वगैरह लेते हो, या फिर कोई गाड़ी ले रहे हो या हाउस ले रहे हो, तो उसमें फाइनेंस जो कराते हो वो। एक होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। कभी कभी देखते हो आप, छोटी छोटी चीजों लेने के लिए ही आपको जरूरत पड़ती है, बहुत बड़ा फाइनेंस आपको नहीं कराना होता है, तो ये लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चाहे ये एयू हुआ, चाहे ये इसका फिनकेयर हुआ, तो अभी तक दो ये सबसे चर्चित थे। तो इन दोनों का अब विलय हो गया, यानी कि दोनों एक हो गए। लेकिन इतना आसान भी नहीं है एक होना। एक होने के लिए क्या करना होगा? एक होने के लिए इनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 44A फॉलो करनी होगी, और इस धारा के तहत कहा यह जाता है कि कोई भी मर्जर अगर हो रहा हो, खास करके फाइनेंशियल सेक्टर का, बैंकिंग सेक्टर का, तो उसके लिए आरबीआई की मंजूरी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की मंजूरी, साथ ही साथ उन दोनों के जो शेयर धारक हैं, भाई इसमें भी कुछ लोग का शेयर होगा, इसमें भी कुछ लोग का शेयर होगा, उन सभी शेयर धारकों की भी मंजूरी जरूरी होती है। तो ये सब जब मंजूरियां हो जाएंगी, और वो आसान होता है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, ये सब मंजूरियां हो जाती है तो फिर ये विलय हो जाएगा। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, है ना। चलिए आगे कुछ और विलय और अधिग्रहण देख लेते हैं जो पिछले दिनों में हुए थे, ये भी इंपॉर्टेंट पेज है। तो अभी फाइनेंस एफएसबी का एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय हो गया। जी इंटरटेनमेंट प्राइजेस का अभी सोनी पिक्चर्स के साथ विलय हुआ। अभी मैंने कल या परसों में बताया था, टाटा ग्रुप ने वेस्ट्रॉन वेस्ट्रॉन का इसका जो भारतीय यूनिट है, भारतीय इकाई है, उसका अधिग्रहण कर लिया है 12.5 करोड़ डॉलर में। एयर एशिया और विस्तारा एयरलाइंस ये अब एयर इंडिया में मर्ज हो जाएंगी। इसके अलावा यूबीएस ग्रुप क्रेडिट स्विस ग्रुप के साथ विलय। जेपी मॉर्गन ने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का अधिग्रहण किया है। मराठा सहकारी बैंक जो है कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक के साथ विलय हो गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आईडीएफसी लिमिटेड के साथ, एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी लिमिटेड के साथ। ठीक है, ये सभी कुछ महत्वपूर्ण विलय हैं। आगे
हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ ने किस देश को अपने ग्रे लिस्ट में शामिल किया? तो एफएटीएफ की अभी बैठक हुई थी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। इसने बहुत सारे देशों को बाहर निकाला ग्रे लिस्ट से, लेकिन एक देश को इसने शामिल किया है। तो जो शामिल किया है वो है बुल्गारिया। बुल्गारिया एक ऐसा देश है जो ग्रे लिस्ट में अभी ये शामिल हुआ है, ठीक है ना, रिसेंट लिस्ट में। और बहुत सारे देश बाहर निकाले गए हैं। पहले आगे बढ़ूं इससे पहले एफएटीएफ को जान लो। एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये इसलिए बनाया गया है कि दुनिया भर में कौन से ऐसे देश हैं जो अपने देश में टेरर फंडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, या टेरर फंडिंग को रोकने के लिए, या कहें कि जो हवाला होते हैं, हवाला कारोबार होते हैं, इनको रोकने के लिए कोई सख्त एक्शन नहीं ले रहे हैं, और उनका उनका जो देश है, उनकी जो धरती है, वो इन सब इलीगल गतिविधियों में शामिल हो रही है। टेरर फंडिंग हुआ और मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, हवाला कारोबार, इन सब में यूज अगर हो रही है वो धरती, तो एफएटीएफ क्या करता है, उनकी टैगिंग कर देता है। कैसी टैग करता है, टैगिंग करता है? ब्लैक लिस्ट करेगा, ग्रे लिस्ट में डालेगा, या फिर व्हाइट लिस्ट में करेगा। तो जो अगर व्हाइट लिस्ट है तो मतलब कि वो क्लीन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। ग्रीन लिस्ट जिसे कहते हैं, व्हाइट लिस्ट कहो या ग्रीन लिस्ट कहो। और अगर ग्रे लिस्ट में डाल दिया तो मतलब यहाँ पर जो है सरकार अपनी तरफ से तो बढ़ावा नहीं दे रही, लेकिन सरकार जो है ठोस एक्शन भी नहीं ले रही है आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ, या टेरर फंडिंग जो हो रही है, या फिर हवाला जो हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के केसेस हो रहे हैं, उसके लिए कोई सख्त एक्शन नहीं ले रही है। जैसे कहते हैं ना, बेंच के नीचे से, मेज के नीचे से पैसे देना, उस तरीके से चल रहा है। बैकग्राउंड में चीजें चल रही है, बैकग्राउंड में हो सकता है सरकार भी इन्वॉल्व हो, इसलिए उनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है कि भैया आप संभल जाओ, आपको एक्शन लेने की जरूरत है। जो ब्लैक लिस्टेड देश आते हैं उनका मतलब तो ये तो पूरा पूरा सरकार ही भ्रष्ट है भैया, ये सब सरकार बिक गई है, और ये लोग जो है पूरी पूरी से टेरर फंडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, खुद भी टेररिस्ट में शामिल हो गए हैं। तो ब्लैक लिस्ट में शामिल होने का मतलब खत्म। अब ये सब होने का इफेक्ट क्या पड़ता है? इन सब में इफेक्ट होता यह है कि अगर कोई मान लो ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया, तो मतलब वहां पर सस्पेंस है कि वहां पर आतंकवादी गतिविधियां, टेरर फंडिंग वगैरह हो रही हैं। तो ऐसे में वहां पर इन्वेस्टर्स, जो बाहरी देश के जो इन्वेस्टर होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट आने होते हैं, वो रुक जाते हैं। वो लोग सोच संभल करके इन्वेस्टमेंट करते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, क्या पता हमारा पैसा सही काम में ना लगे, ये लोग इधर उधर कर दें। तो ये इफेक्ट पड़ता है। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो एफडीआई कम आएगा, एफडीआई कम आएगा, इकोनॉमी गिरेगी, इकोनॉमी गिरेगी तो देश भिखारी बनेगा, जैसे पाकिस्तान। ठीक है, तो ये आप कुछ चीजें समझ में आ गई। तो बुल्गारिया को लिस्ट में शामिल किया गया है, और किन किन देशों को निकाला गया है? कैमन आइसलैंड को निकाला गया है, पनामा को, जॉर्डन को, अल्बानिया को, इन सब देशों को बाहर किया गया है। कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान भी था ग्रे लिस्ट में, और पाकिस्तान कई बार से लगातार ग्रे लिस्ट में था, लेकिन अब पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया था, ये जो बाइडेन चाचा किए थे। एफएटीएफ जो है इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, पेरिस में हेडक्वार्टर है, टी राजा कुमार इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है ना, भारतीय मत समझना, टी राजा कुमार ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कितने वर्षों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क का सदस्य बना है? तो दोस्तों, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये 2 वर्षों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क यानी इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क का सदस्य बना है। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। इंटरनेशनल जो कंपटीशन नेटवर्क है, ये अंतरराष्ट्रीय एक संस्था है जो 18 सदस्यीय संचालन समिति के साथ रहता है। इसमें 140 प्रतिस्पर्धा एजेंसियां शामिल हैं। जैसे अपना एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ऐसे ही 140 प्रतिस्पर्धा एजेंसियां इसमें शामिल हैं आज के टाइम पर। तो भारत का जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये पहली बार इसमें शामिल हो रहा है, और पहली बार शामिल हो रहा है कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए ये इसमें शामिल हो रहा है। दोनों के बारे में अगर बात करें तो अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क यानी इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क जो है, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं अंड्रेस मुंडत, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 2003 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और रवनीत कौर इसके अध्यक्ष हैं। इनका नाम याद रखिएगा, आईएएस रवनीत कौर, इंपॉर्टेंट नाम है, और ये पूछा जा सकता है आपसे। आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने देश की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू की? तो अभी हाल ही में जियो ने इसे शुरू किया है। रिलायंस जियो ने देश की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू की है। इसको नाम दिया गया है जियो स्पेस फाइबर। अभी कुछ दिन पहले जियो एयर फाइबर इन्होंने लॉन्च किया था, अब जियो स्पेस फाइबर इन्होंने लॉन्च किया है। अभी दोस्तों नई दिल्ली में जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस आयोजित हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक चल रहा है, 7वां संस्करण, उसी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में इन्होंने इस बार ये लॉन्च
किया है। पिछली बार इन्होंने 5G का अनाउंसमेंट किया था, इस बार इन्होंने जियो स्पेस फाइबर लॉन्च किया है, जो कि देश की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगा फाइबर ब्रॉडबैंड है। सेम वही चीज कि मतलब सैटेलाइट के थ्रू ये इंटरनेट को प्रोवाइड करेंगे। जैसे अभी तक जो आप यूज करते हो गीगा फाइबर या इंटरनेट जो यूज करते हो, इसमें क्या होता है ना, समुद्र के माध्यम से केबल बिछाई जाती है। आपको आपको शायद पता ना हो, 2016 में आपने जियो के बारे में सुना, लेकिन जियो जो कंपनी है 2008 में स्थापित हुई, तो 2008 से लेकर के 8-9 साल तक ये लोग लगातार समुद्र में फाइबर केबल बिछा रहे थे। ये फाइबर केबल के थ्रू ही इंटरनेट हमारे देश में पहुंचता है, बड़े बड़े सर्वर से, और वो जो है इंटरनेट तब जाकर के आपके मोबाइल में चलता है। अब आप कहोगे कि समुद्र का किनारा, तो उत्तर प्रदेश में हम रह रहे हैं, हम समुद्र तो है नहीं यहाँ पे, तो वहां से जब आता है उसके बाद बीएससी एमएससी टावर्स पर पहुंचता है, और वहां के थ्रू तब आपके मोबाइल में पहुंचता है। ठीक है, जो आपके टावर्स लगे होते हैं उन्हें बीएससी कहते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉनिक की भाषा, उसमें ज्यादा डिटेल जानना नहीं है आपको। अब यही चीजें समुद्र के माध्यम से ना होकर के सैटेलाइट के माध्यम से होगा, क्योंकि कारण यह है कभी कभी क्या क्या होता है, जिससे बहुत जंगल वाला एरिया आ गया, तो वहां पर रेंज नहीं होगा। बीएससी जो टावर होते हैं उनकी रेंज 2 से 3 या 4-5 किलोमीटर के आसपास होती है। अब बहुत लंबा लंबा जंगल जैसे है, या फिर मान लो समुद्र में ही घुसे बहुत अंदर दूरी तक चले गए, तो वहां तक रेंज नहीं पहुंच पाती थी, तो ऐसे में नेटवर्क नहीं मिलता था। अब यही नेटवर्क जो है सैटेलाइट के माध्यम से मिलेगा, तो आप पृथ्वी के किसी भी हिस्से पे रहो, किसी भी कोने में रहो, नेटवर्क आपका नहीं जाएगा। से ठीक ऐसे ही ये कार्यक्रम कौन कर रहा है, स्टारलिंक। अगर आपको याद हो तो मैंने कई बार बताया हुआ है कि स्पेस एक्स जो है वो स्टारलिंक प्रोजेक्ट चलाता है, और उसके तहत वो सैटेलाइट का जाल बिछाया हुआ है। तो फिलहाल अब आने वाली टेक्नोलॉजी जो होगी वो सैटेलाइट इंटरनेट की ही होने वाली है। और ये थे टॉप 10 क्वेश्चंस। अब आपको आई होप ये समझाने में मैं सफल रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। कल मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, एशियन पैरा गेम्स 2022 में किस देश ने 521 मेडल कुल जीते हैं? तो चाइना जीता है, टॉप पर है ये। भारत 5वें स्थान पर रहा है। और किस राज्य में राज्य स्तरीय सिरुई लिली महोत्सव मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। आज आपको क्या बताना है कि पीवी मॉड्यूल के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी बीईई द्वारा तैयार की गई अभी स्टार लेवलिंग योजना कब से कब तक के लिए है, ये डेट आपको बतानी है। इसके अलावा जोमेटो द्वारा शुरू किए गए मातृत्व बीमा योजना के तहत सामान्य डिलीवरी के लिए कितनी रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी? आपके आंसर का इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर, अगर डिटेल्स मालूम हो तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एमजेटी ऐप इंस्टॉल कीजिए। कोई भी बैच लेना हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।